Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक पिता एम्बुलेंस में अपने 14 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठा है। दोनों रो रहे हैं, एक दर्द से और एक बेबसी से। बच्चे को कुत्ते ने काटा है और वो दर्द से तड़प रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपने भी देखी हो। सारे अस्पतालों ने जवाब दे दिया। पिता से कहा कि अब देर हो चुकी है, बच्चा नहीं बचेगा। ये 2023 की घटना है। दरअसल गाजियाबाद के शावेज को एक कुत्ते ने काट लिया था और उसने डर के मारे कई दिनों तक घर में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे शावेज की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन जब तक परिवार वालों को पता चला, बात हाथ से निकल चुकी थी। शावेज को रेबीज का इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये सिर्फ एक मामला नहीं है। हर महीने कुत्ते के काटने से जुड़ी कई खबरें सामने आती हैं, किसी बच्चे को लिफ्ट में तो किसी को सड़क पर। अगर समय पर इलाज ना मिले तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप घर पर ही तुरंत कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कुत्ते ने जहाँ पर काटा है वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, और अस्पताल पहुँचने के बाद किस तरह का इलाज आपको मिलना ज़रूरी है। सुनिए। डॉग बाइट ऐसा एक इमरजेंसी है, मतलब इट इज़ मोस्ट कॉमन इमरजेंसीज जो हम देखते हैं, और इसलिए डॉग बाइट को बहुत सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी हो। डॉग बाइट अगर किसी को हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे ही कर सकते हैं एज अ फर्स्ट एड। वो है जो भी इंजरीज है उसको प्रॉपरली हम घर पे सोप एंड वाटर के साथ उसको वॉश करें, और उसके बाद तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में जाए जहाँ पर उसका आगे का इलाज हो सकता है। तो जनरली डॉग बाइट में पेन हो सकता है। अगर बाइट बहुत बड़ा है तो ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ब्लीडिंग एक्टिव ही हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आगे का ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता। जो भी स्पेशलिस्ट है, जो भी इमरजेंसी फिजिशियंस है हॉस्पिटल में, आगे का इलाज जो है उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर डॉग बाइट के बाद किसी को भी बुखार आए, सिर में बहुत दर्द हो, या पेशेंट ड्राउजी होने लगे, मतलब बेहोशी से होने लगे, तो ये सब एक साइन है कि डॉग बाइट जो है इन्फेक्ट हो गया है और कंप्लीट होने की स्थिति में है। तो ऐसे में हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल अगर वैक्सीनेशन हो गया है, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों चीज़ें मिल गया है, उसके बावजूद ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर तुरंत हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ताकि डॉक्टर ये चीज़ को पता कर सके कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई रेबीज के साइन भी हो सकती है। तो वो सब डॉक्टर ही पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सलाह देते हैं कि जब भी डॉग बाइट हो, इनिशियल घर पे जो हम फर्स्ट एड ले सकते हैं, उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटल जाए, वैक्सीनेशन कराए। वैक्सीनेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, वो सब कुछ डॉक्टर आपको समझा देते हैं। और साथ ही साथ जो टेटनस का वैक्सीनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग बाइट में। इसलिए कभी भी हम डॉग बाइट को नजरअंदाज ना करें, तुरंत हॉस्पिटल में जाते इसका प्रिवेंशन जो है, इसके लिए वैक्सीन होती है वो कराए, ताकि रेबीज होने का चांसेस बिल्कुल ना हो। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन बहुत जल्दी हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि डॉग बाइट का कोई इलाज नहीं होता है। डॉग बाइट मीन्स जो डॉग बाइट से जो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि रेबीज इन्फेक्शन हो सकता है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इसलिए उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी डॉग बाइट के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे हम चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन रेबीज एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल नहीं है। और प्रिवेंटेबल
तभी बन सकता है जब हम टाइमली वैक्सीन दे सके या इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। इसके लिए आपको हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को ये ज़रूर समझाइए कि अगर उन्हें कभी कोई कुत्ता काट ले तो तुरंत घर पर आके बताएं। कुत्ते के काटने के बाद जितनी जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप या आपका बच्चा रेबीज से बचा रहेगा और जल्द ठीक हो सकेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। हवाई जहाज में सफ़र करते हुए जब टर्बुलेंस आ जाता है तो उस वक्त शरीर में क्या होता है, डॉक्टर ने बताया। अभी कुछ दिनों पहले सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट SQ321 लंदन से सिंगापुर जा रही थी। रास्ते में विमान को गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। अब इस टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार एक यात्री की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जब टर्बुलेंस आता है तो विमान की गति के साथ साथ हम इंसानों के शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि टर्बुलेंस के वक्त किसी की सांस फूलने लगती है तो किसी का जी मचलाने लगता है। टर्बुलेंस के दौरान हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और उनसे शरीर कैसे निपटता है, ये हमें बताया डॉक्टर विपुल गुप्ता ने। डॉक्टर विपुल बताते हैं कि जब टर्बुलेंस आता है तब सबसे ज़्यादा असर हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम पर पड़ता है, यानी वो सिस्टम जो हमारे बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम एक जगह पर स्थिर रहते हैं। टर्बुलेंस के दौरान ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है, फिर हम कभी आगे तो कभी पीछे होने लगते हैं, कभी ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ये कुछ किसी रोलर कोस्टर राइड की जैसे होता है। टर्बुलेंस के दौरान हमारा कान भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। कान के जिस हिस्से से हम सुनते हैं यानी कि कॉक्लिया, वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने लगता है, जिससे इसे हमारा दिमाग भी सुन सकता है और ख़ुद को इस परिस्थिति के लिए तैयार कर लेता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दिमाग ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर शरीर के साथ हो क्या रहा है। वहीं कान के दूसरे हिस्से यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल हमारे सिर और शरीर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि इस दौरान विमान में बैठे लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, जी मचलाने लगता है और उल्टी भी हो सकती है। इसके साथ ही हमारा फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, यानी जब भी हम किसी खतरनाक स्थिति में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तब हमारे खून में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ये किसी सिचुएशन में हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इससे धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारी जो सेंसेस है यानी इंद्रियां हैं वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। जब विमान किसी टर्बुलेंस से गुजरता है तब हमारी मांसपेशियों में तनाव भी आ जाता है। आपने गौर किया होगा जब भी हमें ट्रेन में या बस में अचानक से झटके लगते हैं तब हम तुरंत अपनी आगे की कुर्सी जो सीट है उसे कस कर पकड़ लेते हैं या तुरंत आगे वाली सीट पर हाथ रख लेते हैं। इससे हमारी किसी मांसपेशी में खिंचाव आ सकता है, खासकर गर्दन, पीठ और कंधों में। डॉक्टर विपुल आगे बताते हैं कि टर्बुलेंस का मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। जिन लोगों को फियर ऑफ फ्लाइंग है यानी जो हवाई जहाज़ में उड़ने से डरते हैं, उन्हें घबराहट हो सकती है, उनकी सांस तेज फूलने लगती है, कई मामलों में पैनिक अटैक भी आ सकता है। हालांकि हमारा शरीर खुद को लगातार शांत करने की कोशिश भी करता है, वो आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की भी पूरी कोशिश करता है। टर्बुलेंस के बाद एड्रेनलिन हार्मोन हमें रिलैक्स करने लगता है, हमारी सांस कंट्रोल में आने लगती है, हमारा दिमाग शांत होता है, फिर धीरे धीरे हमें आराम मिलने लगता है। ऐसे में ज़रूरी है कि टर्बुलेंस के दौरान अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लें, लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करें, विमान में चढ़ने से पहले कोई हैवी खाना ना खाएं। इससे टर्बुलेंस के दौरान जी मचला सकता है, पेट खराब हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, विमान के क्रू के हर निर्देश को ध्यान से सुने और उनका पालन करें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए गर्मियों में पपीता क्यों खाना ज़रूरी है। गर्मियों में खाने पीने का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस मौसम में पेट खराब होने और समर डायरिया जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। डिहाइड्रेशन बहुत होता है, लिहाजा ऐसी चीज़ें खाने पर जोर दिया जाता है जिनमें पानी अधिक हो। जैसे फलों की बात करें तो तरबूज, खरबूजा और पपीता। अब तरबूज और खरबूजा तो मौसमी फल है, मगर पपीता सदाबहार है, हर मौसम में मिलता है। लेकिन गर्मियों में इसे खाने के कुछ खास फायदे होते हैं जो बाकी फल नहीं दे पाते। गर्मियों में पपीता क्यों खाना चाहिए, ये हमें बताया डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी बताती हैं कि पपीते में करीब 88% पानी भी होता है। ये गर्मी के मौसम में हमें डिहाइड्रेट होने से बचाता है। इसे खाने से शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। साथ ही इसका कूलिंग इफेक्ट शरीर को
चिलचिलाती गर्मी में भी ठंडा रखता है। पपीता हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। पपीते में पपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है और हाजमे की प्रक्रिया को आसान बनाता है, यानी पेट अच्छे से साफ करने में मदद करता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए तो पपीता रामबाण है। इसके साथ ही पपीता हमारी स्किन में भी निखार लाता है। डाइटिशियन कौशिकी बताती है कि पपीते में विटामिन सी और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं। पपीता हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, यानी इसे खाने से बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी ताकत बढ़ जाती है। शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से में सूजन हो यानी इन्फ्लेमेशन हो तो पपीता उसे भी कम करता है। और सिर्फ यही नहीं, जो लोग वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पपीता ज़रूर खाना चाहिए। इसमें कैलोरीज कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। इसे खाने के बाद पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ महसूस होता है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते, इससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पपीता खाने से दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और कैंसर तक का खतरा कम होता है। हालांकि अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन है तो आपके लिए पपीता ठीक नहीं है। जिनको इरेगुलर हार्ट बीट की समस्या है, यानी दिल की धड़कनें कभी तेज़ तो कभी अपने आप धीमी हो जाती हैं, उन्हें भी पपीते से परहेज करना चाहिए। दरअसल पपीते में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ये अमीनो एसिड जैसा होता है। इसे खाने से हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोजन साइनाइड बनता है जिससे ये समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन्हें कोई भी एलर्जी है उन्हें डॉक्टर से पूछकर ही पपीता खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।